यूट्यूबर एल्विश यादव, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसे आज हर कोई जानता है। आज इसी एल्विश का कबूलनामा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एल्विश यादव ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। पार्टी में सांप मंगवाने की बात, सांप का जहर मंगवाने का आरोप एल्विश ने पुलिस से एक एक डिटेल यहां पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर चमकने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में अपने अपराधों का अंजाम भुगतेंगे। सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती हैं। पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे? सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है। पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था? राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट करवा दिया था। सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है, उसका क्या करते हैं पार्टी में? स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दौरान नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने पूछताछ में आरोप कबूल कर लिए हैं। पार्टी में सांप मंगवाने की बात मान ली है, सांप का जहर मंगवाने का आरोप भी कबूल कर लिया है और यह भी कबूल कर लिया है कि अन्य आरोपियों से रेव पार्टी में मिल चुका था। करोड़ में फॉलोअर्स, लाखों फैन और सोशल मीडिया से करोड़ों की संपत्ति बना चुके एल्विश यादव का यह कबूलनामा ये बताने के लिए बहुत है कि अब उनकी जिंदगी के कुछ साल तो सलाखों के पीछे ही कटने वाले हैं। एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज FIR में IPC की धाराओं के साथ साथ NDPS एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। NDPS एक्ट की धाराओं में जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। एल्विश यादव फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और नोएडा पुलिस की चार्जशीट भी इस मामले में जल्द दाखिल होने वाली है। एल्विश यादव के कबूलनामे के मुताबिक पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया था। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस केस में एल्विश यादव और 6 अन्य लोगों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वही एल्विश यादव हैं जिनका अब कबूलनामा आया है, वरना इससे पहले एल्विश सफाई वाला वीडियो बनाकर खुद को सांपों के जहर के खेल से जुदा साबित कर रहे थे। लेकिन सवाल है, अब आगे क्या होगा? नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 29 के तहत भी केस दर्ज किया है। इस कानून के तहत तब कार्रवाई की जाती है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ा हो। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। जांच से पता चला कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की ग्रंथि गायब थी, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उनके पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था, लेकिन एल्विश ने आरोपों को खारिज करते हुए निराधार, फर्जी और 1% भी सच नहीं करार दिया था। अब एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स यानी PFA ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का पर्दाफाश किया था और तभी से नोएडा पुलिस की नजर एल्विश यादव पर थी। सवाल, बंगला, गाड़ी, फैशन से लगभग लाइफ के बावजूद एल्विश जहर का सौदागर कैसे बन गए? इसका जवाब सिर्फ एल्विश यादव की क्राइम कुंडली खंगालने से नहीं मिलेगी, बल्कि रेव पार्टियों में नशे के बढ़ते कारोबार की इनसाइड रिपोर्ट में मिलेगी। कोकेन, हेरोइन के अलावा अब देश में धड़ल्ले से रेप पार्टीज की आड़ में प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलावा राज्य पुलिस भी अब प्रतिबंधित सांपों की खरीद फरोख्त और इससे जुड़े कारोबार करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है और एल्विश यादव के मामले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं।
ये पहली बार नहीं हुआ है। सांप और सांपों का जहर पुलिस ने पकड़ा है। सांप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अक्सर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं। आपको आगे बताएंगे कि एल्विश यादव की सोशल मीडिया की चमक चांदनी का अब क्या होगा, लेकिन उसके पहले सांप के जहर का खेल समझ लीजिए, जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद स्नेक बाइट ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सांपों के विष से कोई कैसे नशा कर सकता है। क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है? इंटरनेट पर इसे लेकर कई रिपोर्ट मौजूद हैं, जिसके मुताबिक नशा करने वाले 2-3 तरीके से जहरीले सांपों का विष लेते हैं। इसमें एक्सपर्ट सफेरे या विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। कुछ मामलों में नशा करने वाले अपनी जीभ पर सांपों से दंश करवाते हैं। इस प्रक्रिया में बेहद कम मात्रा में विष का जीभ से स्पर्श भर होता है। कई बार नशा करने वाले इंजेक्शन के जरिए विष लेते हैं। कई अपनी उंगलियों में भी सांप से कटवाते हैं। यह विष सीधे इंसान के मस्तिष्क पर चोट करता है और उसे एक अलौकिक दुनिया में पहुंचा देता है। लेकिन इस जानकारी से ज्यादा यह जानना जरूरी है कि यह बेहद खतरनाक और गैर कानूनी है। इसमें पलक झपकते ही नशा करने वालों की मौत हो सकती है, लेकिन नशे के कारोबार पर इसका असर नहीं होता। हजारों रुपए खर्च कर सांप और उसके जहर को रेव पार्टियों में परोसा जाता है। सांपों के साथ खेल का एल्विश यादव के कई वीडियो वायरल हैं। एल्विश और उसके गैंग के पास जो कोबरा बरामद किया गया है, उसके जहर की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया में नशे के कारोबार में कोबरा के विष की भारी डिमांड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विष 4 से 5 हजार डॉलर यानी करीब 4 लाख रुपए प्रति मिलीग्राम की रेट से बिकता है। इस हिसाब से देखें तो एक कोबरा के पास 20 करोड़ रुपए का जहर होता है। एक ठीक ठाक कोबरा में 620 मिलीग्राम तक विष होता है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि नोएडा की रेव पार्टी में स्नेक बाइट एडिक्शन का जो केस है, उसके लिए किस हद तक पैसे खर्च किए गए होंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जो 20 ml जहर पुलिस ने बरामद किया है, वो एल्विश यादव के पास से नहीं बल्कि उसके सहयोगी के पास से जब्त किया गया है। पुलिस इस वक्त सारे लिंक को जोड़ रही है, लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल तो नहीं है। बिग बॉस फेम और यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले सांपों से जहर से जुड़ा मामला और उसके बाद एक अन्य यूट्यूबर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होना। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या एल्विश यादव पब्लिसिटी स्टंट ले रहे हैं या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। कामयाबी की बुलंदियां फिसलन वाली सीढ़ियों से तय होती हैं, लिहाजा गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। एल्विश यादव ये भूल गए, यहां तक कि खुद को निर्दोष और पाक साफ बताने के लिए वीडियो भी बनाते रहे, जबकि उनके फैंस को भी पता है कि एल्विश और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मारपीट करना, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दूसरे यूट्यूबर के खिलाफ वीडियो बनाना या धमकी देना, जैसा कि कहा जा रहा है कि जिस संस्था यानी पीएफए ने एल्विश के जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया, उससे भी एल्विश ने धमकी दी है, जिसका केस अलग बन सकता है। खैर, फिलहाल तो पुलिस के सामने एल्विश और भी कुछ उगल सकते हैं, जिसकी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल हैं। एल्विश ने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से फेमस होते चले गए। यूट्यूब पर 1 करोड़ 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव व्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। एल्विश सेलेब्स की रोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ब्लॉगिंग के अलावा एल्विश यादव कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग के मालिक हैं। एल्विश यादव लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना है, लेकिन नशे के खेल में एल्विश इस तरह और इतनी गहराई से शामिल हैं, ये जानकर एल्विश के फॉलोअर्स बहुत दुखी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जंग का पहला राउंड अब शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अचानक बड़ा हमला बोल दिया। न्याय यात्रा को खत्म कर वोट यात्रा पर निकलने जा रहे राहुल गांधी के भाषण की एक लाइन को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। 40 मिनट के भाषण में 5 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर हमला करते रहे। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मेरे लिए
हर मां शक्ति का रूप है। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ये इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी पर वार किया है। 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी न्याय यात्रा को खत्म करने के बाद राहुल गांधी के सामने अपनी वोट यात्रा को शुरू करने का एक मौका मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की रैली में था। लेकिन इस रैली में राहुल गांधी के भाषण ने विपक्षी गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान के लिए कांग्रेस को सीधे निशाने पर ले लिया। मुंबई की रैली में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जोश बढ़ाने के लिए विपक्षी गठबंधन की कई बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार करने के लिए जिन शब्दों का चुनाव किया, वो विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आया। मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली में हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने का सिलसिला एक नहीं बल्कि कई भाषणों में देखने मिला है। और इसी के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम और ईडी में कैसी शक्ति है जिसकी मदद से कांग्रेस पार्टी को तोड़ा जा रहा है। भारत में ऐसे कई चुनाव देखे गए हैं जब एक एक शब्द, एक एक जुमले और एक एक नारे पर चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं और एक छोटी सी गलती किसी पार्टी को वैसे ही चुनाव हरवा सकती है जैसे नाव में एक छोटा सा छेद पूरे नाव को डुबा सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी के बयान पर हमला करने का मौका मिला और अपने 40 मिनट के भाषण में से 5 मिनट तक मोदी राहुल गांधी के बयान पर ही बोलते रहे। तेलंगाना की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के शिवाजी मैदान में हुई रैली और राहुल गांधी के बयान का जिक्र खास अंदाज में करते हुए कांग्रेस पर वार करने से पहले छत्रपति शिवाजी का स्मरण किया। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर यह पहला सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। लोग सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करते हैं। यही वजह है कि इन चुनाव में मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का अपना चुनाव है, जिसमें मोदी के जबरदस्त तेवर विपक्ष को बुरी हार की तरफ धकेल सकते हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है।
और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। राहुल गांधी जिस शक्ति का जिक्र करना चाहते थे, इसका सीधा सा मतलब देश की संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने की ताकत से था। लेकिन राजनीति में शब्दों का सही चयन ही जनता के बीच सही संदेश दे सकता है। अगर हम बंगाल के संदर्भ की बात करें तो जैसे ही शक्ति और उपासना का जिक्र होता है, यहां पर लोग उसे हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। कई बड़े त्योहार भी उसी तरह मनाए जाते हैं। राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हिंदू धर्म का जिक्र शक्ति और उपासना से जोड़कर किया। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये सिर्फ गोल तो नहीं हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान को चुनकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तीर चलाए। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करने में महिला वोटरों का बहुत बड़ा योगदान था। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 76.3% महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल कर एक रिकॉर्ड कायम किया था। मध्य प्रदेश की 34 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जिनमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया था, और इन 34 में से भी 12 सीटें ऐसी थीं जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 5% ज्यादा मतदान किया था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ज्यादातर चुनावी सभाओं में लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हैं, जिसके जरिए बिना ब्याज का लोन देकर सीधे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सभी योजनाओं में महिला सशक्तिकरण एक बड़ा आधार होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को मकान की मालकिन बनाने की बात हो, या फिर उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, इन सभी योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं की बेहतरी के लिए है और उसका असर अब चुनाव में दिखने लगा है। महिला वोट को कांग्रेस पार्टी बेहद जरूरी मानती है और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने पुराने बयान पर सफाई भी दी है। दरअसल मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी का निशान ईवीएम पर था और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते वक्त एक शेर सुनाया था, जिसमें निशाना विपक्षी गठबंधन की उन पार्टियों पर था जिन्होंने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। फिर भी विपक्ष के नेता ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। कांग्रेस पार्टी ने 11 जून 2012 को वीएस संपत को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, यानी वो मनमोहन सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए इलेक्शन कमिश्नर थे। और साल 2014 में लोकसभा चुनाव समेत 9 विधानसभा चुनाव वीएस संपत के द्वारा ही कराए गए, और इनमें से सिर्फ एक अरुणाचल प्रदेश का चुनाव छोड़कर बाकी सभी चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई थी। साल 2014 से पहले मोदी की सरकार नहीं थी, पूरा सिस्टम कांग्रेस पार्टी का ही था। इसके बाद भी कांग्रेस को बड़े बड़े राज्यों में बड़ी चुनावी हार मिली थी। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी के ऐसे शब्दों पर। उनके जो टीचर लोग हैं वो ठीक से कोच नहीं करते। सनातन तो शक्ति का उपासक
आदिकाल से रहा है और हमारी पूंजी शक्ति ही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इस बार मुकाबला सीधे मोदी से है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई है। चुनाव में जीत मिलते ही पुतिन ने फैंस को एक बड़ी धमकी दे दी। पुतिन ने कहा कि हम विश्व युद्ध में से बस एक कदम दूर हैं। पुतिन का ये गुस्सा, पुतिन का ये बयान फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद दरअसल सामने आया जिसमें इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की बात कही थी। पुतिन ने अमेरिका को फिर से वार्निंग दे दी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर से चंद कदम दूर है दुनिया। तो क्या परमाणु युद्ध होकर रहेगा? То все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही पुतिन ने दुनिया को शॉक में डाल दिया है, ये कहकर कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगी। पुतिन एक बार फिर से पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब उनका एक एक शब्द अमेरिका को डराने वाला है। То все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. पांचवी बार राष्ट्रपति बनते ही पुतिन के पहले बयान ने पश्चिमी देशों को खौफ में भर दिया है। साफ तौर पर पुतिन की ये चेतावनी वर्ल्ड वॉर 3 की है। पुतिन ने ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब यूक्रेन वॉर तीसरे साल में पहुंच चुका है। पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन में नाटो सैनिकों की मौजूदगी से है। पुतिन ने यह दावा किया कि नाटो के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। राष्ट्रपति पुतिन का यह रौद्र रूप देखकर दुनिया सत्ते में है। पुतिन को आखिर क्यों तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देनी पड़ी, हम आपको सबसे पहले वो समझाते हैं। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो क्या कह रहे हैं। Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. मैक्रो का यह बयान अभी हाल का ही है। मैक्रो के इसी बयान के बाद पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में सवाल है, क्या रूस और यूक्रेन की जंग परमाणु हमले का गवाह बनेगी? क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? क्या रूस के जवाब में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी परमाणु टेस्ट का ऑर्डर देंगे? इन 3 सवालों के जवाब से भी बड़ी खबर यह है कि रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को 2 गुना कर सकते हैं।
परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। अब 4 कैमरों में रूस का सबसे नया परमाणु बम देखिए। ये रूस का उल्का पिंड वाला परमाणु हथियार है। परमाणु बम से लैस ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड। ठीक उसी तरह से एक जलते हुए गोले की तरह से ये मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार के साथ हमला कर सकती है। एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में पार कर सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है जिससे इसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। ये मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल को रूस ने ओरेनबर्ग इलाके में 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलों में तैनात किया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आवाज से भी 27 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं GUM और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RPSM। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं GUM परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं GUMO में करीब 50,000 लोग काम करते हैं जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RPSM साइलो और ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। रूस और अमेरिका 2 सबसे ताकतवर परमाणु देश हैं। दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा इनके पास है और इसमें भी रूस के शस्त्रागार में इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 4,489 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास परमाणु हथियारों की संख्या 3,708 है। चीन 410 परमाणु हथियारों के साथ तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति मैक्रो के देश फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, 164 परमाणु हथियारों के साथ भारत का नंबर 7वां है। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार होने का दावा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु बम गिराने का मूड बनाया हो।
एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था, लेकिन पीएम मोदी के दखल के बाद एटॉमिक जंग रुक गई।